अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। ईद की खुशियां बड़े आसान तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से हम मना रहे हैं। तो फरमाइशें यही थी कि ईद पे भी नागा नहीं होना चाहिए कि बोरियत ना हो, तो आपकी सारी चीज़ें हमारे तक पहुँचनी चाहिए। तो ये वक़्त निकाल के सिर्फ़ इस कॉन्टेक्स्ट में कि आप तक सारी चीज़ें आपके नॉलेज में रहें और ईद के फ़ौरन बाद सियासी हलचल क्या होनी है, बैनुल-अक़वामी मामलात किस जगह पर चलेंगे और नैब या बाकी इदारे या ये सारे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स किस डगर पर चलेगी और क्या पीडीएम भी कुछ जिंदा हो पाएगी। पहले तो असदुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हें ईद की खुशियां मुबारक कहते हैं और कोई पैगाम ईद पे देना चाहें, पहले जरा वो सुन लेते हैं। बहुत शुक्रिया आज़ा साहब, आपको भी ईद मुबारक। बात यह है कि जर्नलिस्टों की जो है ना वो कोई छुट्टी नहीं होती, चाहे ईद हो चाहे कोई दिन हो, तो जर्नलिस्ट होता है, उसको ईद के दिन भी काम करना पड़ता है। मैं जब न्यूज़ एंकर हुआ करता था तो मुझे याद है कि ईद के दिन बाकायदा ड्यूटी हुआ करती थी और ईद के दिन बिलखुसूस इसलिए ड्यूटी होती थी हम लोगों की क्योंकि बहुत सारे हमारे एंकर्स दोस्त थे जो लाहौर से ताल्लुक नहीं रखते थे, तो उनको फिर ईद पर हम फेवर देते थे कि चलो यार तुम अपने घरों को चले जाओ, और हम ये कुर्बानी देते हैं कि हम जो है ना ईद वाले दिन ड्यूटी कर लेते हैं। तो अगरचे वो इस तरह का दिन होता था कि फैमिली ये कहती थी ये क्या ईद हुई कि आप जनाब ऑफिस गए हुए हैं और हम घर पे बोर हो रहे हैं। तो वो दिन बहरहाल गुजर गए और अब ये है कि ईद का शो अगर हम टेलीविजन पे कर रहे होते हैं तो वो पहले से रिकॉर्ड हो जाता है, और वो भी तब जब आप ईद आपके प्रोग्राम के दिनों में आ रही हो, और प्रोग्राम के दिनों में ना आ रही हो तो फिर तो वैसे ही मौज हो जाती है। तो ये लेकिन बहरहाल जर्नलिस्ट होता है, वो ईद वाले दिन भी टीवी लगा के खबरें देख रहा होता है कि क्या चल रहा है। तो ये है मामला सर। ईद बहरहाल अल्लाह का शुक्र है बड़ी अच्छी गुजरी है और चले गुजर रही है। अच्छा, हम चलते हैं अब आगे। खुशियों वाली बातें तो अपनी जगह पर मौजूद हैं। अल्लाह ताला हाँ, ऐसी ऐसी ईदें हर एक को अच्छी नसीब करे और पाकिस्तान हमारा पाइंदा और सलामत रहे, और इसने रहना है ता क़यामत रहना है। और रब्बे पाक बेहतर समझते हैं इन मामलात को, और शायद गज़वा हिंद भी होना है या कोई इसको समझे ना समझे, मैं तो बड़ा फर्म बिलीवर हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में, मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ बात करता हूँ। अच्छा, हम चलते हैं 3 इश्यूज पे बात करेंगे। सबसे पहले तो जी। सियासी फ्रंट पे देखते हैं। नजर आ रहा है कि इमरान खान ने जो जलसे करने थे आज़ाद कश्मीर के, बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और वो हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमेशा जो गवर्नमेंट हुकूमत वक्त होती है वो जीतती है और उसकी पोजीशन जो है ना वो बहुत बेहतर होती है। अब पहले तो हम इसमें चलते हैं कि आप के फौरन बाद क्या सियासी हालात देख रहे हैं? कश्मीर की पॉलिटिक्स में तो 25 तक ये ले जाएँगे, पीटीआई हुँ। गवर्नमेंट बना जाएगी। आप बाकी पॉलिटिक्स क्या देख रही हैं? पीडीएम क्या देख रहे हैं? और जो मरियम के गुब्बारे में हवा जो वो देखे ना, उसने अपने चचा को शहबाज शरीफ को तो घर बिठा दिया, वो परेशान है, डिस्टर्ब है, परेशान है बेचारी, हुँ। क्या हालात बनेंगे? उन्हें तो नज़र आ रहा है, और ये शायद मरियम को पता नहीं है कि ये जो है ना, जब शहबाज शरीफ भी निकलेगा क्राउड पुलर तो वो भी होगा, और वो और लोग उसपे यकीन इसलिए करते हैं कि वो कुछ काम करने में बेहतर लगता है। तो जिस दिन भी अगर अगर शहबाज शरीफ ने इनको छोड़ा तो ये इस पार्टी में इतने डेंट पड़ने हैं, इन्हें अंदाजा नहीं है। क्या देख रहे हैं आप? अच्छा, देखिए आज़ाद साहब, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो हमें फ़िलहाल सियासत में एक कुछ जलसे-जुलूस की फ़ज़ा नज़र आ रही है, ये तो 25 तारीख़ तक की है कश्मीर इलेक्शन के मामले में। अच्छा, लेकिन आप अगर मरियम साहिबा की 18, 20, 25 तकरीरें देखें जो उन्होंने की हैं रोज़ाना 3 के हिसाब से, अगर 7 दिन कैंपेन किया तो 21-22 तकरीरें या 25 तकरीरें उनकी बन गई होंगी। लेकिन 21-22 तकरीरों में इतना रिपीट कंटेंट हमें देखने को मिला है कि जी देखो जी, चीनी रमज़ान के बाज़ार में चीनी में ये लाइनों में खड़ी होके तो बड़ा अफ़सोस हुआ मुझे, मैंने बड़ी तकलीफ़ हुई। फिर ये है कि इन्होंने जो है अपनी एटीएम्स रखी हुई हैं। फिर ये कि मैं कश्मीरी हूँ, मेरे वालिद कश्मीरी हैं और ये चीज़ें हुई। तो 4-5 बातें हैं जो रिपीट होती रही 20-25 तकरीरों में, और वो 2-4-5 तकरीरों के बाद ना उसको हमने मीडिया वालों ने भी डिस्कस करना ही छोड़ दिया, बोरियत हो गई। अच्छा, अब आपने उसके बाद देखा कि आखिरी 2-3 दिनों में जो है वो इमरान खान साहब मुतहरिक हुए। तो इमरान खान साहब जब मुतहरिक हुए तो उन्होंने उन तमाम तकरीरों को न्यूट्रलाइज़ कर दिया। क्योंकि जो एक नुकता सबसे ज़्यादा मरियम साहबा कर रही थी कि जी मैं कश्मीरी हूँ, तो इसको एक तो वैसे ही सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो गई जब उन्होंने वो एक गलत तस्वीर, फ़ोटोशॉप्ड तस्वीर पोस्ट की, तो वो वैसे ही न्यूट्रलाइज़ हो गया था। जो रही सही कसर है वो जब इमरान खान साहब ने जाके जाके कश्मीर में जलसे किए, ख़ास तौर पे बाघ वाला जलसा,
जिसमें उन्होंने कहा कि भाई मैं आपका पैगाम दुनिया भर में लेकर जा रहा हूँ और आपका सफ़ीर हूँ मैं दुनिया भर में। अब ये वो चीज़ है जो खालिस और हकीकत पर मबनी थी। तो लाज़मी बात है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। तो इस पर ज़्यादा क्लैप मिली। तो इमरान खान जो अमली तौर पर करके खड़े हुए हैं इस मैदान में कि जी मैंने कश्मीर का मुकदमा लड़ा है और दूसरी साहिबा कह रही हैं कि मैं कश्मीरी हूँ, मेरे खून में कश्मीरी है। तो ये हो गई ज़ुबानी कलामी बात। तो इमरान खान की तकरीरों ने, मरियम नवाज़ की, इमरान खान की 2 तकरीरों ने जो है वो उनकी 18, 20, 25 तकरीरों को न्यूट्रलाइज़ कर दिया। तो ये तो हो गई कहानी इलेक्शन तक की, तो यहाँ तो ये तो गरमा-गर्मी खत्म हो जाएगी। ईद के बाद फिर आएगा पीडीएम का मामला। तो पीडीएम का अच्छा वो जो एक जलसा मिनट कराची में रुकिएगा, होना था। जरा एक मिनट रुकिएगा। जी। आप चूंकि बात आपने एक ऐसी छेड़ दी है, मुझे अब चूंकि लोग बात करते हैं तो उनका मैसेज पढ़ना बड़ा जरूरी है। ये बड़ा जबरदस्त इस हुँ, बात का जवाब दिया हुआ है। मोहतरमा को कहें कि मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर का मंशूर और सबसे बड़ा स्लोगन कभी पढ़ा है? ब्रैकेट में लिखता है हुँ, पढ़ना लिखना तो इस खानदान ने सीखा ही नहीं। उनका नारा है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और वो कहती हैं कि बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। जबकि वो हुँ, जहां खड़ी होकर कह रही हैं वो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान तो कश्मीर के पास है, वो हिंदुस्तान के पास है। या फिर मोदी को खुश कर रही थी कि कश्मीर को हम तुम्हारे पास रहने देंगे। इस अकल की अंती ने दीवारों पर लिखा एनएसएफ या लिबरेशन फ्रंट को नारा पढ़ लिया। वो कहती हैं कि बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा और ये आपका आजाद कश्मीर में जगह जगह लिखा हुआ मिलेगा। ऐसे अल्फाज लगे और क्या कह दिया, यकीन जाने उसे इल्म नहीं था कि इसका मकसद और मानी क्या है। और कोई साफी इस पर बिना सवाल करेगा उसके पास जवाब नहीं होगा। आपके सामने पढ़ दिए। बिल्कुल। अब आप बात करें। और लोग बड़े बाशऊर हैं वैसे, जो लोग कमेंट करते हैं ना, वो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बड़े बाशऊर हैं। अच्छा, दूसरा सर मैं बात कर रहा था पीडीएम के हवाले से, कि पीडीएम के जलसे इसके बाद क्या होगा? पीडीएम के जलसे शुरू हो जाएँगे। अच्छा, अगर आप सवात वाले पीडीएम के जलसे का कंटेंट देखें, तो उसमें भी मौलाना फजल रहमान ने जो चीज़ें एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, वो अपने बुनियादी मुतालबे से पीछे हट चुके हैं कि जी धांधली हुई थी और ये हुकूमत जो है वो जाली है, इसको घर चले जाना चाहिए, वो ये बात ही नहीं कर रहे। अब वो बात कर रहे हैं कि जी ये अमेरिका के एजेंट हैं, ये यहूदियों के एजेंट हैं और ये वो वाला कंटेंट बेचने की कोशिश कर रहे हैं जो इमरान खान के खिलाफ नहीं बिकेगा। दूसरा, अब जो जलसा कराची में होना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कराची में जलसा हो रहा है पीपल्स पार्टी के बगैर। हालाँकि पहले जब जलसा हुआ था तो पीपल्स पार्टी ने उसको होस्ट किया था। अब पीपल्स पार्टी उसमें शामिल नहीं है। आप कराची में जलसा कर रहे हैं, किसकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है वहाँ पर? ना एक सीट है नवाज़ लीग की, ना एक सीट है मौलाना फजल रहमान की, ना उनकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है। ज़्यादा से ज़्यादा जलसा बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे स्वात में मदरसे के तालिब इल्मों के साथ हुआ था। वहाँ पर 5-7 मदरसों के बच्चे लाए जाएँगे सिंध से, कोई सक्खर से, कोई इधर से, उधर से लाकर और एक जलसा कर दिया जाएगा, जिसका ज़ीरो इम्पैक्ट होगा। कहने को ये कराची में एक जलसा हो जाएगा और ज़ाहिर है इस जलसे को पीपल्स पार्टी भी पसंद नहीं करेगी क्योंकि उनके होम टाउन में हो रहा है। और फिर खबरें ये हैं कि पीडीएम ने ये फैसला किया है कि सिंध की हुकूमत को भी इस जलसे में आड़े हाथों लिया जाएगा। तो ये खेल जो है ना वो दिलचस्प मरहले में दाखिल हो जाएगा, सिंध की और पीपल्स पार्टी को लेकर। लेकिन ये जहाँ तक इसकी इंटेंसिटी की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि पीडीएम के जलसों में या पीडीएम की इस तहरीक में कोई इंटेंसिटी बाकी है आने वाले दिनों में और ये कोई मीनिंगफुल हो सकता है। जहाँ तक बात है कि हमें दिलचस्प चीज़ें क्या देखने को मिलेंगी ईद के बाद, तो ईद के बाद जिन चीज़ों पर मेरी नज़र है वो तो एक तो जो मरियम साहिबा का केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसकी हम्म। जो है वो समाअत हाँ, कल की हुई है। मैं दो चीजें मैं आपके साथ में रख लूंगा यहाँ। जी। एक तो ये वाला केस है। उस केस में जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन है मैं आप तक शेयर करूंगा। मैं चाहूंगा ये बात आ जाए। मुस्लिम लीग नून की हलकों हुँ, में यह है, वो कहते हैं कि जनाब ये मरियम उसमें से बरी हो जाएंगी। वो बड़ा पूरा उम्मीद है कि प्लानिंग के साथ उन्होंने किया है कि नवाज शरीफ को केस उन्होंने अलहदा किया है। नवाज शरीफ का उन्होंने, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट में आज भी अपील दायर की जाए, नवाज शरीफ की अपील तो मेरिट पर डिसमिस होनी बनती है। वो ये एक बयानिया लेकर चल रहे हैं कि हम बैठकर बड़ा खुश हैं और वो केस जल्दी लगवा कर इस केस में से बरी होने की बात भी की जा रही है। साथ साथ मैं बाकी भी बात करूंगा कि बाकी जो नैब की अदालतों के कॉन्टेक्स्ट में भी जरूर बताइएगा। अब नैब की अदालतें जो कि नए चीफ जस्टिस आगे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो शायद इस तरफ तवज्जो दें और नैब की अदालतों में जज भी लगा सकें। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने बात की है कि मैं इसी तरफ आने वाला था कि ईद के बाद अदालतों में मेरी नज़र कहाँ-कहाँ पर है या हमारी नज़र कहाँ-कहाँ पर होनी चाहिए। एक तो मैंने कहा कि बड़ा इम्पोर्टेंट केस है मरियम का, उसमें या तो वो बरी होंगी या फिर ये है कि वो जेल जाएँगी,
जिस दिन उनके खिलाफ फैसला आएगा, अपील मुस्तरद हो जाएगी मरियम साहिबा की, तो उनके खिलाफ जो है वो अगर वो फिर या तो जेल जाएंगी, तो मरियम का मुस्तकबिल इस केस ने डिसाइड करना है। दूसरा ये है कि डैब में जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं और दीगर केसेस चल रहे हैं, उसमें अब चूंकि होता है ना कि जी ईद आ रही है, तो ईद के बाद तो फिर कोई ईद नहीं आ रही ना फिलहाल अगले साल तक। तो ईद के बाद तो काम करना ही करना है। तो नैब में जो जो केसेस हैं उसमें जज अपॉइंट होने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, और इस पर मेरा ख्याल है तमाम लोग ही बात कर रहे हैं और करेंगे कि नैब के जजेस को जो है वो अपॉइंट किया जाए, ताकि ट्रायल तो चले ना। जो ट्रायल स्टॉप हो गया है, और अभी अभी क्या हो रहा है, अभी ड्यूटी जज बैठते हैं, हाजिरी लगती है और शहबाज शरीफ साहब 15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, जिसमें को अभी कहते हैं कि जी मैंने बड़ी खिदमत की, कभी किताबचा पेश कर देते हैं, ये मेरा किताबचा मैंने छपवाया अपनी कारकर्दगी का। तो वो 15 मिनट का उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, बड़ा जबरदस्त मीडिया प्लेटफॉर्म, के जहां पर खड़े होकर वो अपनी पूरी तकरीर करते हैं, और आप देखिए मीडिया में वही रिपोर्ट होता है सारा दिन, खबरों में भी वही चलता है, उस पर व्लॉग्स भी हो जाते हैं, उस पर चीजें हो जाती हैं और उनका मकसद हल हो जाता है। तो ये चल रहा है अभी ट्रायल की जगह पर। तो अदालत में ट्रायल होना है, तो ट्रायल ही होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है उसके लिए जजेस अपॉइंट करने पड़ेंगे। फिर कुछ केसेस जो हैं वो ज़मीनों के चल रहे हैं, जिसमें खोखर बरादरान का केस है, उसको भी किसी अंजाम को पहुँचना है। फिर ये जाती उमरा का केस चल रहा है, उसको भी किसी किनारे पर लगना है। फिर वो जो नवाज रिंग शरीफ के रोड है। कज़नों का मामला रिंग, चल, हाँ, रिंग उनके रोड कजनों है, का फिर रिंग रोड का। रिंग फिर उनका कज़नों का है, उनमें एक कज़न का इंतकाल भी हो गया, वो मामला चल रहे हैं। तो ये कई ऐसे दिलचस्प, फिर आपके ये जावेद लतीफ़ साहब हैं, उनका जो है वो अभी तो अगरचे वो ज़मानत पर हैं। तो ये तमाम जो केसेस हैं, ये मेरा ख्याल है अब ज़ाहिर है इन्होंने नेक्स्ट स्टेप पर जो है वो स्टेप पर जाना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट होगा ईद के बाद जो है ना वो एक और ईद आने वाली है मेरा ख्याल है ये तमाम केसेस के हवाले से। तो नहीं इन नहीं, आप इन पर मेरा ख्याल नज़र रहेगी। आपने एक अच्छी बात कही है। और देखिए मेरिट पे अगर देखें ना, मेरी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में जायदाद नहीं है, ये तो कहते हैं मेरे पास हुँ। है ही कुछ नहीं है। और जब ये बड़ा मशहूर ज़माना वही केस है ना, कैलिबरी फाउंड वाला, तो इसके अंदर हाँ तो जी, हाँ। एविडेंस तो बहुत ज़्यादा है, एविडेंस ये दे नहीं सकती, हुँ, और इसमें तो यकीनन ये बात है, जो सज़ा इन्हें मिली है वो सज़ा पूरी करनी है। और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, हुँ, मेरिट पे मैं बात कर रहा हूँ, मेरिट पे तो इनका केस बड़ा वाज़ेह तौर पर अपील इनकी खारिज होनी पड़ती है, जिस दिन खारिज होगी इन्हें सरेंडर करना पड़ेगा और इन्हें जेल जाना पड़ेगा। और डिस्क्वालिफिकेशन 10 साल की लिखी हुई है। जी, 2018 से अगर आ जाए तो 2028 तक ये इलेक्शन नहीं लड़ सकती, जब तक नैब के केसेस मौजूद है। हम चलते हैं अब हमारे प्रोग्राम के आखिरी सेशन की तरफ। दो बातें जी, हैं। एक तो आपने दो तीन बड़े अहम इश्यूज पिछले दिनों आपने देख लिए, बड़े खास तौर पर सासू डैम वाला इशू आपने देखा। फिर आपने वो अफगानी जो सफीर है उसकी बेटी के अगवा के वाला मामला देखा। फिर अब इमरान खान हुँ, ने जो खास तौर पर अमेरिका के साथ एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया, तो हमें अंदाजा था कि उसके रेप्लिकेशन बैकफायर बहुत होगा, और उसका बैकफायर ये सारी चीजें सामने आ रही, ये चीजें सारी हो रही हैं। लेकिन उज्बेकिस्तान में भी इमरान खान ने जाकर जो बातें की, और जो बड़ा बड़ी खास तौर पर आरएसएस का जो चेहरा दिखाया है इंडिया के लिए मसाइल, अब आने वाले दिनों में आप क्या हालात देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए? कोई बैन अवी तौर पर मुश्किल हैं या वो आसानियां देख रहे हैं? जो रास्ता आज़ा साहब हमने इख्तियार कर लिया है ना, उसमें आसानियाँ नहीं है फ़िलहाल। मसला ये है कि हमने बड़ी-बड़ी ताकतों को ललकार दिया है, अमेरिका को कह दिया एब्सोल्यूटली नॉट। पहले वो शिकस्त खुर्दा हैं, तालिबान से हार के गए हैं। अब वो सुपर पावर तो हैं, तो वो ये बर्दाश्त कैसे करेंगे कि कितनी आसानी से ये पूरा खत्ता छोड़ के चले जाएँ और यहाँ पर चाइना के जो अज़ाइम हैं, उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचने दें। इसके लिए वो रुकावटें डालेंगे, और देखिए उसमें कामयाबी भी उनको ये दासू डैम पर जो वहाँ पे कारकुनान थे या इंजीनियर्स थे या वर्कर्स थे, वहाँ पर उस टीम ने, कंपनी ने काम करना छोड़ दिया, रोक दिया, छोड़ दिया की बजाय मैं कहूँगा काम रोक दिया। और उनका मकसद भी ये है कि जो चीज़ें हैं वो डिस्टेबलाइज़ की जाएँ। तो आसान रास्ता तो ये है नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने जो अपना मौक़िफ़ लिया कि जी हम न्यूट्रल हैं टुवर्ड्स अफ़गानिस्तान, मेरा ख़्याल है न्यूट्रैलिटी की बजाय पाकिस्तान, और ज़ाहिर है शायद ये एक डिप्लोमैटिक एक जी ऑप्शंस होती हैं कंट्रीज़ के सामने। लेकिन तालिबान वो क़ुव्वत हैं जिन्होंने एक तरफ अमेरिका को हराया और दूसरी तरफ इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे दी हैं, और वो वाहिद दुनिया की नेशन है जिसके खिलाफ अभी तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं, और वो इंडिया है। तो इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट थी, वो डीजीआईएसपीआर ने भी 2 दिन पहले गुफ्तगू की 92 के साथ। तो उन्होंने कहा कि जी इंडिया की सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई है, और वो बड़े तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, परेशानी का शिकार हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट डूब गई है। और तालिबान अगर ताकत पकड़ते हैं मुस्तकबिल में,
और उनको हिमायत हासिल रहती है चाइना की, रशिया की और आलमी ताकतों की और पाकिस्तान की और बड़े ताकतों की, तो ऐसे में इंडिया का वहाँ पर मारना ये कोई आसान काम नहीं रहेगा। तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल तो इंशाल्लाह बहुत रोशन है। पाकिस्तान के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तो पाया तकमील को पहुँचेंगे। सिपेक का मामला है, फिर पाकिस्तान सेंट्रल एशिया तक जाना चाहता है, अपनी रेलवे बिछाना चाहता है, उनको इनवाइट कर रहा है। लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ जितने हैं उनको इनवाइट कर रहा है कि आएँ पाकिस्तान का जो समंदर है, गवादर है, उसको इस्तेमाल करें और तरक्की करें, कारोबार करें। तो ये तो होना ही है। अब ये आसानी से नहीं होगा तो ज़रा अमेरिका और इंडिया थोड़ा ज़ोर लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो परेशानियाँ और कुछ मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी मौसर हिकमत अमली इसमें तैयार कर रखी है। बॉर्डर को सील कर दिया गया है। 90% इससे पर जो फेंसिंग का काम है वो मुकम्मल हो गया है। ज़ाहिर है कुछ पॉकेट्स मौजूद हैं पाकिस्तान में, टेररिस्ट की कुछ बाकियात हैं। वो अपना कुछ ना कुछ जो है वो हाथ पाँव मार रही हैं, जिसके नतीजे में ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अगर आप पिछले 2, 4, 5 साल पहले के मुकाबले में अब का पाकिस्तान देखें, तो बहुत फ़र्क है। और ये जो डिफ़रेंस आप 5 साल में कैलकुलेट करते हैं, इसको अगले 5 साल में भी कैलकुलेट इसी रेशो से कर लें जिस तरह से डिक्रीज़ हुआ है, तो अगले 5 साल में मैं होपफुल हूँ कि इसका कोई पाकिस्तान में जो है वो इसका कोई निशान नज़र नहीं आएगा और पाकिस्तान और ये खित्ता एक मुख्तलिफ खित्ता, एक मुख्तलिफ पाकिस्तान होगा इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, एक बात मैं वैसे जनरलाइज़ बात देखता हूँ, क्योंकि सी पैक में पाकिस्तान को तो इंटरेस्ट अपनी जगह है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट चाइना का, जितना ठीक है। मर्ज़ी कोशिश ये कर लें, कोशिश जितने भी हालात और वाक़यात बता लें, चाइना ने वन बेल्ट वन रोड और सी पैक जो है ना वो मुकम्मल करना करना ही ही करना करना है। है। उन्हें उनकी जी, ज़रूरत है। या और जी। यहाँ देखें, यहाँ बैठ के और चूँकि उसको सबूताश करने इसके की एक बगैर वो तरफ़ा मुआशी सुपर पावर नहीं बन सकते, इसके बगैर वो मुआशी सुपर पावर नहीं बन सकते, उनको इदराक है इस बात का। और यही चीज़ को सामने रखते हैं अब इंडिया और अमेरिका या बाकी फोर्सेस या अफ़गानिस्तान वग़ैरह, वो सारे ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से ये काम मुकम्मल ना हो सके। लेकिन ये हमें याद रखना है या पूरी दुनिया को पता है कि अगर सी पैक मुकम्मल हो जाता है, पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्वमेंट रहती है, तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, पाकिस्तान की सालमियत को खतरा वो नहीं रह जाएँगे। उसका डिफेंड करने वाला या अभी भी चाइना हमारे साथ खड़ा है और सारे मामलात को देख रहा है। और जो पिछले दिनों में इमरान खान ने जो ख़ास तौर पर वो रशिया को, ईरान को, बाकी लोगों को, तुर्की को, वो सबको एक पेज पे लाने की बात कर रहे हैं। तो मैं तो समझ रहा हूँ आने वाले दिनों में खित्ते में हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाएँगे और पाकिस्तान जी। जो कि बहुत अहम हो चुका है, तो वो जो इरादे जो किए ना इनके अज़ाइम, वो मेरा ख़्याल है खाक में मिल जाएँगे। जी हाँ, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही तज्ज़िया किया आपने। चलें बहरहाल इस मौके पे ईद के मौके पे याद रखिएगा बाकी दोस्तों व अहबाब को भी, गुरबा को भी और हुँ। कोशिश कीजिएगा प्यार मोहब्बत की फ़ज़ा को बढ़ाइएगा। आप इजाज़त चाहते हैं मुझे तो आप दे रहे हैं ये पैगाम और लोगों को भी, लेकिन गोश्त आपने मुझे भिजवाया नहीं है। तो आज है ना, तो आप कह वो रहे हैं याद गोश्त रखिएगा। दोस्तों को याद आपने तो दोस्तों को याद रखा नहीं है, हमें आप कह रहे हैं याद मैंने रखिएगा। याद रखा है और वो याद भी इसलिए रखा है कि ख़ास तौर पर दुब्बा वो अपना बेटा जाके ना वो दुब्बे ले आया है और दुब्बे का गोश्त अच्छा, आपको पता है बड़ा लज़ीज़ होता है। तो वो याद तो मैं रखूँगा सुभान और अल्लाह। रखा है मैंने और वो मेरा ख़्याल है शायद रास्ते चलें। में ड्राइवर हो। बहरहाल इजाज़त चाहते हैं, इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, नहीं, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान नहीं। ज़िंदाबाद।